हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर हिस्ट्री है सेकंड, उसके हम यहाँ पे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर एंड टाउन। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऑलरेडी मैं एमसीक्यू अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले फर्स्ट चैप्टर को देखिए, फिर आप लोग सेकंड को देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो हिस्ट्री के टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही होगा 15 सितंबर से पहले पहले में सारा सिलेबस आप लोगों को जो भी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएंगे। बस आप लोगों को डिटेल में फोकस स्टडी करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि हु डेसिफाइड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। जैसे ही आप लोग सेकंड चैप्टर हिस्ट्री पढ़ेंगे, पहले ही पैराग्राफ में इसका आंसर दे रखा है, किसने इसको डिस्कवर किया, किसने उसको पहले पढ़ा। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जेम्स प्रिंसप, कनिंगर, जॉन मार्शल और व्हीलर। तो इसका करेक्ट आंसर, जिस बच्चे ने भी ठीक से एक बार भी अगर उसको रीड किया होगा तो उसको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, जेम्स प्रिंसप, जो का फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी महाजनपदा वर देयर, कि उस टाइम पे टोटल कितने महाजनपदा थे। तो उसमें से सबसे आपको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो था मगध था, लेकिन टोटल कितने थे। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन दे रखा है, 17 थे, 14 थे, 18 थे या 16 थे। ये भी आपकी एनसीईआरटी में सेकंड पैराग्राफ में जहाँ पे महाजनपदा से स्टार्ट होता है उसमें लिखा हुआ है कि उस टाइम पे कितने महाजनपदा थे, 16 महाजनपदा थे। तो आपको ऑप्शन डी जो दे रखा है 16, वो उसको क्या करना है, आपको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा फ्रॉम 6th to 4th सेंचुरी। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो मोस्ट पावरफुल महाजनपदा की बात करें तो उसमें कौन से महाजनपदा आते हो, कि 16 तो थे, तो हमको पता है, लेकिन वो 16 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल वो कौन से थे। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है कुरु, मगध, पंचाल या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है कि मगध, कि मगध उस टाइम पे सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल था, क्योंकि इसके पीछे रीजन मैंने बताया था, वहां पे फॉरेस्ट थे जहाँ पे एलिफेंट मिल जाते थे, उस टाइम पे आर्मी में यूज किया जाता था। उसके बाद वहां पे आयरन माइंस थे, जहाँ पे इजिली जो भी आयरन के जो वेपन्स है वो बना सकते थे। दूसरा, वहां की जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी। ये सारे रीजन के कारण जो मगध थे सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपदा में से आता है। तो आपको जो बी ऑप्शन दे रखा है मगध, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो बी ऑप्शन दे रखा है मगध, उसको आप लोग टिक कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट कह रहा है कि हु अपॉइंटेड धम्म महामता, कि धम्म को एक्सपैंड करने के लिए, धम्म को फैलाने के लिए किसने महामता अपॉइंट किया था। तो आपको पता ही है कि धम्म किसके द्वारा लाया गया था, उसमें कौन सी अच्छी बातें थी, किसने इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया था, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, बिंबिसारा, समुद्रगुप्ता, अशोका या पांड्या, कि इनमें से किसके द्वारा इसको धम्म महात्मा को अपॉइंट किया गया था। इसका आंसर सबको पता होगा, आई होप सभी बच्चों को जिसने चैप्टर नहीं भी रीड किया होगा उसको भी पता होगा, इसका आंसर जो है वो अशोका है, और ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जो प्रयाग प्रशिष्ट है वो कंपोज्ड इन, जो प्रयाग प्रशिष्ट किस लैंग्वेज में से कंपोज किया गया था। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रयाग प्रशिष्ट के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाले, बाकी क्वेश्चंस आप अपने तरफ से खुद भी बना सकते हो जब आप अच्छे से पैराग्राफ को रीड करोगे, क्योंकि एमसीक्यू में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है। बट ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में जो भी एक लाइन है उसको भी हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि वहां से भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा जो प्रज्ञा प्रशिष्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया है। 4 ऑप्शन दे रखा है, संस्कृत, उर्दू, तमिल और ब्राह्मी। तो इसका आंसर है संस्कृत में इसको क्या किया गया, कंपोज किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशिष्ट वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन फिर से दे रखा है, हरिशेन के द्वारा, अशोका के द्वारा, मौर्य के द्वारा या महामता के द्वारा। तो इसका आंसर होगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हरिसेना, इनके द्वारा ये इसको लिखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट है वो आपको टिक कर लेना है। साथ साथ जो बच्चे देख रहे हैं आप लोग पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता होगा जो भी आप बता रहे हो सही है या नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा पॉज लेके बता रही हूँ आंसर, ताकि बच्चा खुद भी इवैल्यूएट कर सके, जिस बच्चे ने चैप्टर को रीड किया हुआ है, कि क्या वो जो आंसर अपना मन में वो भी सोच रहे हो, जो भी आप टॉप में से सेलेक्ट कर रहे हो, कि क्या वो सही है या नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा लेट करके दे रही हूँ कि आप अपने आप को भी इवैल्यूएट कर ले। और बाद में इसलिए बताई थी कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा या जिनको पास आंसर नहीं है उनको पता चल जाए, ताकि वो आगे इसको लर्न कर ले। नेक्स्ट है कि द प्रज्ञा प्रशिष्ट ऑल्सो नोन, की जो प्रयाग प्रशिष्ट था तो और किस नाम से जाना जाता था, इंस्क्रिप्शन के नाम से,
इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से, धम्म के नाम से, या नन ऑफ द अबव? तो प्रयाग से आपको याद रहेगा कि इलाहाबाद, क्योंकि प्रयागराज कर देगा इलाहाबाद को, सबको पता ही है, तो यहाँ से आप ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशिष्ट वॉज रिटन इन प्रेज ऑफ, कि प्रयाग प्रशिष्ट में किसकी तारीफ की गई है? ये तो पता है कि एक राजा की तारीफ की गई है, उसको मतलब धरती में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे अच्छा इंसान उसको बताया गया, उसको सारे देवताओं से कंपेयर किया गया, लेकिन किसके प्रेज में, किसकी तारीफ की गई है? तो आपको ऑप्शन दे रखा है अशोका। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर लगता है कि अशोका जो है महान रूलर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर को जो अच्छे से रीड नहीं करते वो सीधा अशोका पे टिक कर देते हैं। तो इसीलिए आपको चैप्टर को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। जिसमें याद रखा अशोका, चंद्रगुप्ता, कुशाना और समुद्रगुप्ता। इसका आंसर डी है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता के जो भी तारीफ है उसमें लिखा गया है, और किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेना के द्वारा लिखा गया, वो अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशिष्टा समुद्रगुप्ता वाज कंपेयर टू, कि इन प्रयाग प्रशिष्टा के अंदर समुद्रगुप्त को किससे कंपेयर किया गया, किससे तुलना किया गया? क्या कुबेर से तुलना किया गया, क्या वरुण देवता से तुलना किया गया, इंद्र और यम से, या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सभी देवता, उस टाइम पे जितने भी देवता जिनकी बेसिकली वर्शिप होती थी, पूजा करते थे, जितने ही पावरफुल चीजें थी, उन सबसे उसको कंपेयर करके बताया गया है। तो यहाँ पे जो चारों भगवान थे उनसे उनकी कंपेयर की गई, उनसे उनकी तुलना की गई है। नेक्स्ट है डैश द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के जो ओनर हम कहते हैं, मास्टर कहते हैं, वो यहाँ पे किसको कहा गया है? तो आपको दे रखा है, क्या गृहपति को कहा गया है, क्या उसको किंग बोलते थे, क्या उसको पोएट बोलते थे, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है गृहपति। ए जो ऑप्शन दे रखा है उसका है गृहपति। जो थे वो बेसिकली इसको हम ओनर या मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड कहते थे। नेक्स्ट है कि लार्ज लैंड ओनर नोन एज, ये चीज आप जाके जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंशियंट टाइम में जो लार्ज लैंड ओनर, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन होती थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो सी है वेलालर, वो इसका जो है करेक्ट आंसर है, कि इनको इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धना द रूलर ऑफ, जो हर्षवर्धना थे वो कहाँ के राजा थे? तो फिर से ऑप्शन दे रखे हैं कन्नौज के, मगध के, कुरु के, पांचाल के। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक से, कुछ साइड में बॉक्सेस बने हुए उसको भी पढ़ना है, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है। ये ऐसे नहीं है कि बॉक्स में जो बने हैं उसको हम छोड़ दें, क्वेश्चन कई बार उसमें से भी पूछे गए, और बहुत सारे जो मेरे क्वेश्चन थे वो उसमें से लिए। तो आपको साइड साइड में जो बॉक्सेस बने उनको भी नहीं छोड़ना, उनको भी अच्छे से आपको रीड करना है, क्योंकि पता नहीं वहां से वो एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। तो इसका आंसर है कि जो हर्षवर्धन रूलर था कहाँ का? ए ऑप्शन, कन्नौज का रूलर था वो। नेक्स्ट है कि द 6th century BC is often regarded as a major turning point in early history। जैसे ही चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, इसमें लिखा हुआ है ये जो पीरियड था उसको टर्निंग पॉइंट कहा था। हिस्ट्री के इतिहास में एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। आखिर ये वर्ड टर्निंग पॉइंट क्यों यूज किया गया है? क्या उस टाइम पे जो आयरन के जो यूजेस थे वो बढ़ गए थे? क्या कॉइन डेवलप हुए थे इसीलिए कहा गया था? बहुत सारे नए नए जो थाउट्स थे, जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म इसी टाइम पे डेवलप हुए थे। तो आखिर क्यों इसको टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारी ही डेवलपमेंट इस टाइम पे हुई थी, जिस कारण से हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट कहा गया। तो आपका ऑप्शन जो डी है कि ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही डेवलपमेंट इस टाइम पे हुए थे। नए नए थाउट्स डेवलप हुए थे, आयरन के यूजेस बढ़ गए थे, क्वाइन सिस्टम आ गया था, तो इसी कारण से कहा गया इसको मतलब हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन था? ये भी बच्चे को बहुत गलत करते हैं उनको, कि अशोका जो था मौर्य एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर था, तो बच्चों को लगता है कि वही इसका फाउंडर भी था। तो ये फाउंडर नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ताकतवर रूलर जरूर था। तो इसका आंसर होगा, आपको दे रखा अशोका, बिंदुसारा, अजात शत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड किया गया था इस एम्पायर को। तो जो डी आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, उस पर जाके फटाफट से टिक कर लो। नेक्स्ट है कि संगम इज अ लिटरेचर ऑफ डैश लैंग्वेज। जो संगम है, आपने साहित्य संगम पढ़ा है बुक में, वो किस लैंग्वेज का में लिखा गया है? तो तमिल में, मलयालम में, संस्कृत में या मराठी में? इसका आंसर है तमिल में। संगम जो है साहित्य संगम, किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है? तमिल के अंदर। ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में सामने मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि हरिसेना वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ, यानी कि किसके दरबार में वो पोएट थे, कवि थे, किसकी प्रशंसा लिखते थे? अभी आपने देखा उनके द्वारा जो प्रयाग प्रशिष्ट लिखा गया, जिसमें किसकी तारीफ की गई थी? समुद्रगुप्त की। तो सीधी सी बात है वो किसके दरबार में होंगे? इसका ऑप्शन दे रखा है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके दरबार में थे? तो सीधी सी बात है जिसके दरबार में तो उन्हीं के बारे में लिखेंगे ना।
तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त, जो फर्स्ट आंसर है। समुद्रगुप्त। ये सब पता है क्या है कि एक तरह से आपको क्या करना है, उसके साथ चीजों को रिलेट करना है। जैसे आपने प्रयाग प्रशिष्ट लिख लिया, उसमें रिलेटेड जितने भी 5-7 क्वेश्चंस बनते हैं, किसके द्वारा लिखा गया, किसकी तारीफ में लिखा गया, क्या तारीफ में लिखा गया, कहाँ पर ये है, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, सबको आपने एक साथ कंबाइन कर लिया, ताकि जब रिवीजन करो तो आपको पता है कि प्रयाग प्रशिष्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटने नहीं चाहिए। जब आप अशोका टॉपिक उठाओगे तो अशोका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे सभी को उसके अंदर लिख लोगे। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से जब स्टडी करोगे, अपने नोट्स बनाओगे और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो कहीं से कुछ भी आ जाएगा तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जैसे सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड कर लिया पहले की तरह, तो आप इतने डिटेल में एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये भी आपका ध्यान रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द अर्ली तमिल संगम लिटरेचर मेंशन स्लेव एज अ। जो अर्ली तमिल संगम लिटरेचर के अंदर स्लेव को किस नाम से मेंशन किया गया है, तो इसका आंसर है आदिमई। जो तुम्हारा फर्स्ट आंसर दे रखा है उसको आप फटाफट जाकर टिक कर दो। नेक्स्ट है द प्राकृत नेम ऑफ प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार। जो प्राकृतिक नेम था, जैसे आज हमसे क्या बोलते हैं, राजगीर बोलते हैं, उसका प्राकृत नेम क्या था? क्या राजगाह था, क्या राजग्रह था, क्या रामगाह था, ये रामग्रह था? तो ये भी आपके बुक में दे रखा है, जो प्राकृत नेम ऑफ था उसका आंसर है राजगाह। फर्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिश अ सेट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन। जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शन को इकट्ठा किया। उसको कह रहे कि जो पूरा जो उन्होंने बनाया वो कब पब्लिश किया, किस साल में उसको पब्लिश किया? 1874, 1875, 1876 और 1877। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में अशोका के से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। जो डी ऑप्शन है 1877 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र वाज कंपोज्ड बाय। ये अर्थशास्त्र मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके द्वारा कंपोज किया गया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो पूछ रहा है कि जो बाण भट्ट थे उनके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, रवि कीर्ति के द्वारा या अश्वघोष के द्वारा। एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे इसका आंसर कौटिल्य है, लेकिन कई बार इसको चाणक्य के रूप में भी आपको आंसर मिल सकता है। तो कौटिल्य ही चाणक्य थे, ये आपको याद रखना है। कौटिल्य चाणक्य एक है, उनके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है। तो अगर कौटिल्य की जगह पे चाणक्य भी आ गए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही बात है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर रूलर टू प्रोपोगेट द प्रिंसिपल ऑफ धम्म। जो धम्म था वो किसके द्वारा मतलब बेसिकली प्रोपोगेट किया गया था, जो सिद्धांत थे? तो आपने देखा कि अशोक जो थे महान, जिसको अशोक का द ग्रेट कहा गया है, जिसने ही इसको कंपोज किया था, जिसके अंदर बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चीजें थी, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गरीबों के साथ अच्छे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो अच्छी अच्छी चीजों को मिलाकर बनाया गया था। तो किसने इसको प्रोपोगेट किया था? क्या बिंबिसारा ने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था, अशोका ने किया था या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था? तो इसका आंसर क्या है? अशोका। नेक्स्ट पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज अराउंड सेकेंड सेंचुरी द सुदर्शन लेक वाज रिपेयर बाय अ किंग। आपने देखा है साइड में जो बॉक्सेस बने हुए उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो उसमें लिखा है सुदर्शन लेक को जो रिपेयर किया गया था किस राजा के द्वारा किया गया था? तो बनाया नहीं पूछा, रिपेयरिंग की बात की है। क्या इंडो ग्रीक के द्वारा, कुषाण के द्वारा, सातवाहन के द्वारा या रुद्र दमन के द्वारा? इसका आंसर क्या है? रुद्र दमन के द्वारा इसको रिपेयरिंग कराया गया था। नेक्स्ट है कि द टर्म सोवनिका was used in ancient India as referred to। कि सोवनिका वर्ड है वो एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? क्या कारपेंटर के लिए, क्या गोल्ड स्मिथ के लिए, पॉटर के लिए या स्कल्पचर के लिए? तो सोवनिका सोना से याद रखना, और सोना किसको बोलते हैं? गोल्ड। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखे? गोल्ड स्मिथ। सोवनिका गोल्ड, गोल्ड मतलब गोल्ड स्मिथ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, याद करना है। तो कुछ चीजों को आप समझ के करेंगे तो आपको वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भी आप लोग बड़े आराम से आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डैश इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को पढ़ने को क्या कहा जाता है? क्या उसको कैलीग्राफी कहते थे? कैलीग्राफ क्या होता है? राइटिंग को बड़ी सुंदर तरीके से लिखने के तरीकों कहा जाता है, यानी कि उसको तो नहीं कहा जाता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। डैश क्या इसको एपिग्राफी कहा जाता है, टेक्स्ट को कहा जाता है, ये नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है एपिग्राफी। ये भी जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट पेज पे साइड में छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वहीं से लिया गया है
कि इसको जो इंस्क्रिप्शन डैश द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन को पढ़ने को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जो बी ऑप्शन है एपिग्राफी, उसे जाके क्या करना है आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है कि डैश वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज ऑन स्टोन सरफेस, कि कौन पहला राजा था जिसने अपने मैसेजेस को जो भी रॉक सरफेसेस होते उस पे उसने एनग्रेव करके लिखवाया था। तो इसका आंसर दे रखा है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, क्या अशोका ने करवाया था, कुषाण ने करवाया था, समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। तो जब भी हम इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन से रूलर आते हैं, अशोका। याद रखना कि उसी के द्वारा पहला रूलर था जिसने सबसे पहले अपने मैसेज को रॉक सरफेस पे इंग्रेव करके जो लिखना स्टार्ट करने का तरीका था वो उसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर कह रहा हु वाज धम्म महामता, कि धम्म महामता कौन होते थे। तो आपको चार ऑप्शन दे रखा है, क्या ये स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर होते थे जो अशोका के द्वारा टैक्स कलेक्शन करने के लिए अपॉइंट किया गया था, क्या ये स्पेशल ऑफिसर थे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया गया था, क्या ये ऐसे ऑफिसर थे जिनको जो मैसेजेस है धम, मैंने बताया ना बहुत सारी अच्छी चीजों को मिलाकर जो एक कंपोज किया गया, इसे धम कहा गया, तो उसको स्प्रेड करने के लिए, उस मैसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए, दूर दूर तक पहुंचाने के लिए जो अपॉइंट किए गए थे उन ऑफिसर्स को, उन पर्सन को महामता कहा गया था, या नन ऑफ द अबव। तो जहां पे भी आपको याद रखना कि धम महामता उन व्यक्तियों को कहा गया था, उन ऑफिसर्स को कहा गया था कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, जो भी धम का मैसेज है वो जगह जगह पे जाके लोगों तक फैलाए। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम। याद रखना आपको, तो इसमें जो सी है उसको आप लोग जाके टिक कर लेना। नेक्स्ट है कि वेंचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल, इसमें से कौन सा ऐसे वेंचर है ट्रेडर्स के लिए जो रिस्की था लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी था। तो क्या वो पैडलर्स का था, क्या वो सी फेयरर्स का था, मर्चेंट विद कारावान्स ऑफ, जो भी एक एनिमल्स के साथ एक ग्रुप में लोग जाते थे वो थे, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जैसे ही आप पढ़ोगे कि ट्रेड वाले जो पैराग्राफ है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर है कि ये रिस्की जरूर था ट्रेड लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था। तो सी फेयरर जो है इसका सही आंसर है, बी इसका ऑप्शन। जैसे आप ट्रेड वाला टॉपिक निकालोगे उसमें आपको ये आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि हु इशू फर्स्ट क्वाइन बियरिंग द नेम ऑफ रूलर, कौन ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने सबसे पहले क्वाइन बियरिंग रूल को स्टार्ट किया था। इसका आंसर है इंडो ग्रीक। ठीक है, नेक्स्ट है कि अशोका इज मेंशन बाय विच टाइटल इन द इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन पे जब देखा गया तो अशोका के लिए कौन से टाइटल का बेसिकली यूज किया गया था, क्या अशोका और प्रियदर्शी, क्या कह रहा है कि मसतवन और अशोका, क्या देवनापिय और प्रियदर्शी, क्या देवपुत्र और प्रियदर्शी। तो दो टाइटल उनके लिए बेसिकली यूज किया गया था, देवनापिय और दूसरा प्रियदर्शी। ये दोनों जो वर्ड थे वो अशोका के लिए यूज किया गया था, उनके मतलब रिस्पेक्ट के लिए, हम उनको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये वर्ड का यूज किया गया था। तो ऑप्शन जो सी है देवनापिय और प्रियदर्शी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नेम द लैंग्वेज इन विच द अशोकन इंस्क्रिप्शन वर रिटन, कि कौन कौन से लैंग्वेज में जो अशोकन ने जो इंस्क्रिप्शन लिखे वो कौन कौन से लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं कि प्राकृत, पाली और ग्रीक, पाली, संस्कृत और अरामिक, प्राकृत, अरामिक और ग्रीक, पाली, संस्कृत और ग्रीक। तो इसका सी आंसर है कि प्राकृत में, अरामिक में और ग्रीक जो है, इन तीनों लैंग्वेज में जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो जगह जगह पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस के एमसीक्यू सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ज्यादातर जिसने एक दो बार चैप्टर को रीड किया होगा सारे आंसर्स आते होंगे। बाकी के जो 25-30 क्वेश्चन है वो मैंने विनिंग ऐप पे अपलोड कर दिया, अब वहां पे जाकर देख सकते हैं, वहां पे आप खुद भी टेस्ट दे सकते हैं। तो ये जो सेशन है जब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और सारे ही ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट है तब तक ये कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। तो साथ ही साथ मैंने बताया था जैसे आपको हर वीक के अंदर, अब अगस्त का सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है तो इसीलिए मैंने कहा कि सेकंड चैप्टर का जो एमसीक्यू मैं अपलोड कर देती हूँ, पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीक बहुत जल्दी आपको थर्ड चैप्टर भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, पहले चैप्टर पढ़ना है, उसको 3 बार पढ़ना है, फिर उसको सेल्फ नोट्स बनाना है, उसके बाद जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से पढ़ोगे तो सारे जो डाउट्स है आपके सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे आंसर ठीक भी होंगे। बाकी कोई भी आप लोगों के मैसेजेस हो, कोई भी आप लोगों के सुझाव हो या कुछ भी अगर पूछना हो, कोई डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।